नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन के बाद उसका कामकाज देखने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओ ने 3 सदस्यों की एक एडहॉक कमेटी बनाई है। आईओसी की कार्यकारी समिति के मेंबर भूपेंद्र सिंह भाजपा को इस एडहॉक पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान एम सोमाया और भारतीय टीम की पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी मंजूषा कमर इसके मेंबर होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा की ओर से बुधवार को जारी एक आदेश में ये जानकारी दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने विद्यार्थियों से कहा है कि वो किसी भी एमफिल कोर्स में एडमिशन न लें, क्योंकि अब इसकी मान्यता नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई को यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूजीसी ने पाया है कि कुछ विश्वविद्यालय एमफिल प्रोग्राम के लिए नए आवेदन मांग रहे हैं। इस संबंध में बताया जाता है कि एमफिल डिग्री मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं रही है। आरबीआई दफ्तर को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने ईमेल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस शख्स की गिरफ्तारी गुजरात के वडोदरा शहर से की है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि आरोपी शख्स नशे में नहीं था, पर उसने किस वजह से यह ईमेल किया उसकी जानकारी क्राइम ब्रांच एकत्र कर रही है। इसकी पुष्टि की जा रही है। उद्धव गुट की शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी को उस पोस्टर पर निशाना साधा गया है जिसमें पीएम मोदी को श्रीराम से बड़ा दिखाया गया है। सामना में कहा गया है कि क्या मोदी श्रीराम से भी बड़े हो गए हैं। सामना में कहा गया कि अगर कोई और इस पोस्टर को छापता तो हिंदुत्व का अपमान हुआ है का स्यापा करते हुए भाजपा सड़कों पर घंटियां और थालियां बजाती। लेकिन मोदी राम मंदिर की ओर निकले हैं और राम ने उनकी उंगली पकड़ी है। ये तस्वीर भाजपा को परेशान नहीं करती है क्या? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा निकालने पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने शासन के दौरान हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को कई वर्षों तक न्याय नहीं दिला सके, वो किसी को कैसे न्याय दिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग टुकड़े टुकड़े गिरोह के मेंबर्स को शामिल करते हैं और जाति और क्षेत्र के आधार पर विभाजन पैदा करते हैं, वो कैसे न्याय दिला सकते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि 4500 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश में एक नई राजनीति की शुरुआत कर दी। वो राजनीति जिसमें मोहब्बत है, जो नेताओं और जनता के बीच की दूरी को मिटा देती है, जो लोगों की आवाज़ को मजबूती देती है। वो राजनीति जिसमें हर भाषा, हर रंग, हर धर्म, हर जाति का मिश्रण है, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है। और अब वक्त है भारत न्याय यात्रा का। 6200 किलोमीटर से ऊपर मणिपुर से मुंबई तक 14 राज्यों 85 जिलों से गुजरने वाली इस यात्रा का लक्ष्य है न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। आज देश को न्याय चाहिए, हर अन्याय के खिलाफ न्याय चाहिए, युवाओं के भविष्य के लिए न्याय चाहिए, महिला अपराध के खिलाफ न्याय चाहिए, धरती का कलेजा फाड़कर अनाज उगाने वाले किसानों के लिए न्याय चाहिए, शोषित वंचित दलितों पिछड़ों को न्याय चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ न्याय चाहिए, आर्थिक असमानता के खिलाफ न्याय चाहिए, भूख के खिलाफ न्याय चाहिए, गरीबी के खिलाफ न्याय चाहिए, शोषण के खिलाफ न्याय चाहिए। न्याय का संदेश लेकर राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर से मुंबई निकलेंगे, तो तैयार हो जाइए न्याय के सिपाही बनने के लिए, क्योंकि न्याय तो होकर रहेगा। राहुल गांधी फिर से यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस बार इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा, इसका नाम बदलकर भारत न्याय यात्रा कर दिया गया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण की शुरुआत पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। यात्रा पूर्वोत्तर में मणिपुर से शुरू होगी और 20 मार्च को महाराष्ट्र के मुंबई में खत्म होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 जनवरी को मणिपुर से पदयात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के दौरान 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर किया जाएगा। ये मार्च मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बता दें, राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा को गेम चेंजर में से एक माना गया था। कहा जाता है कि उस यात्रा ने पार्टी को कर्नाटक में प्रचंड जीत दर्ज कराने में मदद की। यात्रा का असर तेलंगाना में भी देखा गया। अब देखना होगा कि इस यात्रा का असर क्या पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही महीने बाकी हैं। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस, जेडीयू समेत 28 विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। वहीं हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में अपनी सफलता से उत्साहित होकर भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए भी उम्मीदवारों को जल्द ही अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। पार्टी नेतृत्व राज्यसभा में मौजूदा कुछ दिग्गजों को मैदान में उतरने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा है कि सूची जल्दी घोषित करने के प्रयोग ने विधानसभा चुनावों में अच्छा काम किया। अब पार्टी लोकसभा चुनाव में भी इसी मंत्र को आजमाने जा रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए सबसे पहले पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर उठाया है।
पार्टी में किस लोकसभा में किसे टिकट दिया जाए, इसे लेकर भाजपा सर्वे करा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्षों ने प्रेजेंटेशन दिया था। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उम्मीदवारों के नाम का जल्दी ऐलान करने के अच्छे नतीजे सामने आए। पहली और दूसरी लिस्ट में जिनके नाम थे, उनमें से ज्यादातर ने आसानी से जीत दर्ज कर ली। जम्मू कश्मीर में सक्रिय मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट यानी MLJ के MA को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि UAPA के तहत यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि CAA के कार्यान्वयन को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये देश का कानून है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। मंगलवार को नेशनल लाइब्रेरी में राज्य भाजपा के सोशल मीडिया और IT विंग के लोगों की एक बंद बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि CAA को लागू करना पार्टी की प्रतिबद्धता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सेना जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया कर देगी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सैनिकों से कहा कि उन्हें कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भारतीय को नुकसान पहुंचे। रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती जिले राजौरी में सैनिकों से कहा, आप देश के रक्षक हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा लोगों का दिल जीतने की भी आपकी जिम्मेदारी है। ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए जिससे किसी भी भारतीय को नुकसान पहुंचे। कर्नाटक में कोरोना की पहली लहर के दौरान येदियुरप्पा सरकार में 40,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें भाजपा से निकाला गया तो वो उन लोगों का नाम सार्वजनिक कर देंगे जो कथित रूप से उस भ्रष्टाचार में शामिल थे। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के नाम बताऊंगा जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लूटपाट की है और अकूत संपत्ति बनाई है। कोरोना की पहली लहर में BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे। उस समय 40,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ। उस समय प्रत्येक कोरोना मरीज के नाम पर 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया गया था, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। जाट राजनीति और महिला पहलवानों का मुद्दा गरमाया हुआ है। अधिकांश महिला पहलवान जाट हैं। वो भाजपा सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ खड़ी हुई हैं। इस भाजपा सांसद पर कुछ महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप है। ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह महिला पहलवानों के साथ खड़ी हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झज्जर जाकर बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और अन्य पहलवानों से मुलाकात की। राहुल का दौरा जाहिर सी बात है कि जाट राजनीति और महिला पहलवानों से जुड़ा हुआ है। संदेश चला गया है। प्रियंका गांधी अपने भाई के जाने से पहले साक्षी मलिक के घर अफसोस जताने पहुंची थी। राहुल गांधी ने बुधवार को छारा गांव में पहलवानों से मुलाकात की। पूर्व CM और बसपा नेता मायावती जनवरी में यूपी और उत्तराखंड का दौरा शुरू करने जा रही हैं। यूपी में वो हर जिले में जाएंगी और पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे। हाल ही में उन्होंने अपने भतीजे आकाश को पार्टी का प्रमुख बनाया था। तब कहा गया था कि वो खुद पीछे रहेंगी, लेकिन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने यूपी पर पूरे चुनाव के दौरान फोकस करने का फैसला किया है। बसपा सूत्रों ने ये जानकारी दी। बसपा सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी देखरेख मायावती खुद करेंगी, जबकि अन्य राज्यों में पार्टी ने या तो प्रभारी और समन्वयक नियुक्त कर दिए हैं या ऐसे करने की प्रक्रिया में है। बता दें, बसपा नेता मायावती दरअसल कई तरह से संभावनाएं तलाश रही हैं। सूत्रों का कहना है कि उनका कांग्रेस से संपर्क बना हुआ है। अगर अखिलेश इंडिया से बाहर जाते हैं या कांग्रेस से यूपी में सीटों का समझौता नहीं करते हैं तो कांग्रेस बसपा से समझौता कर सकती है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि भारत के लोगों को ये तय करना होगा कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या वो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो वास्तव में सेकुलर हो, जिसमें समावेशी और विविधता में यकीन करता हो। सैम पित्रोदा ने कहा कि 2024 का चुनाव भारत के भविष्य के लिए अहम है। मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग सोचेंगे कि 2024 का चुनाव भारत के भविष्य के लिए कितना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के हिंदू राष्ट्र या सेकुलर देश वाले बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा इस बात का उदाहरण है कि कांग्रेस देश की नब्ज, सोच और उसकी आत्मा से काफी दूर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में जब सैम पित्रोदा बड़े पावरफुल व्यक्ति हुआ करते थे तो 2G घोटाला सामने आया था, देश महंगाई से घिरा था, निवेश घट रहा था। तब सैम पित्रोदा ने कहा था कि थोड़ी महंगाई से क्या होता है, लोगों को थोड़ा सहना चाहिए। जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ तो पित्रोदा ने कहा था लोगों को मरने को पैसे मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति राहुल गांधी के मेंटोर हैं। कई तरीके से राहुल गांधी की सोच में भी दिखता है। इनके लिए हिंदुत्व मायने नहीं रखता है।
टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के भी समारोह में कोई प्रतिनिधि भेजने की संभावना नहीं है। हालांकि टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर अपने फैसले की घोषणा नहीं की है, लेकिन बनर्जी के करीबी पार्टी सूत्रों ने माना कि पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा के राजनीतिक नैरेटिव में शामिल होने को लेकर सावधान है। उनका मानना है कि भाजपा अपने 2024 के लोकसभा अभियान के लिए राम मंदिर उद्घाटन को एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में उपयोग करना चाह रही है और टीएमसी दूसरी भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं है। रेलवे स्टेशनों पर लगे प्रधानमंत्री मोदी के 3D सेल्फी बूथों के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो रहे हैं। इसका खुलासा सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत हुआ है। आरटीआई जवाब के अनुसार श्रेणी ए के स्टेशनों के लिए अस्थायी सेल्फी बूथ की स्वीकृत लागत 1.25 लाख रुपए है, जबकि श्रेणी सी स्टेशनों के लिए स्थायी सेल्फी बूथ की स्थापना लागत 6,25,000 रुपए है। सेल्फी बूथों पर कुल खर्च 1,60,00,000 रुपए से अधिक है। यात्री सेल्फी बूथ पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि संग फोटो ले सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों वाले सेल्फी बूथ स्थापित करना करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताया है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं। रेलवे स्टेशनों पर मोदी जी के 3D सेल्फी पॉइंट स्थापित करके करदाताओं के पैसे की पूरी तरह बर्बादी है। इससे पहले सशस्त्र बलों को मोदी जी के प्रमुख कटआउट के साथ 822 ऐसे सेल्फी पॉइंट स्थापित करने का आदेश देकर हमारे बहादुर सैनिकों के खून और बलिदान का राजनीतिक उपयोग किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि मोदी सरकार ने राज्यों को सूखा और बाढ़ राहत के लिए राशि नहीं दी है। विपक्ष शासित राज्यों की मनरेगा निधि भी लंबित है, लेकिन इसमें इन सस्ते चुनावी स्टंटों पर उदारता पूर्वक सार्वजनिक धन खर्च करने का दुस्साहस है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास मंगलवार शाम को हुए विस्फोट के मद्देनजर इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंगलवार शाम नई दिल्ली के चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एनक्लेव में इजरायली दूतावास के पास हुए विस्फोट में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन पीटीआई के अनुसार इजरायल ने कहा है ये विस्फोट शायद आतंकी हमला हो सकता है। इजरायल ने भारत में अपने नागरिकों से कहा कि खुले तौर पर इजरायली प्रतीकों को प्रदर्शित करने से बचें, बल्कि उसे छुपाएं। बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों में भाग लेने से परहेज करने और सोशल मीडिया पर यात्रा कार्यक्रम के साथ साथ वास्तविक समय में यात्राओं की तस्वीरों और विवरणों को प्रचारित करने से बचने का भी सुझाव दिया गया है। बता दें, दूतावास के बाहर मंगलवार को विस्फोट ने हड़कंप मचा दिया। सूत्रों ने बताया कि विस्फोट स्थल के पास इजरायली दूतावास के राजदूत को पत्र मिला, जो इजरायली झंडे में निपटा हुआ था। सूत्रों ने बताया कि पत्र में गजा में इजरायल की नाजायज कार्रवाई के बारे में बात की गई और बदला लेने का जिक्र किया गया। दक्षिण कोरियाई अभिनेता ली सॉन क्योंग मृत पाए गए हैं। वो ऑस्कर पुरस्कार जीत चुकी फिल्म पैरासाइट में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। बुधवार को 48 साल के अभिनेता एक कार में अचेत अवस्था में पाए गए। कार सेंट्रल सोल में एक पार्क के पास खड़ी थी। हालांकि अब तक साफ नहीं है कि ली ने आत्महत्या की है, लेकिन योनहाइप न्यूज एजेंसी के अनुसार वो अपने घर पर एक नोट छोड़कर निकले थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।